सप्ताह बड़ा धमाकेदार बीता है। पिछले सप्ताह में हमारे देश से लेकर के दुनिया के पैमाने पर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। अगर देश में देखिए तो हमारे लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है। प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान था। दूसरे चरण का मतदान 26 तारीख को होना है। और पहले चरण के मतदान में अब तक का देश में एक प्रांत हमारा नागालैंड, जहां से कि 6 जिलों में मतदान लोगों ने नहीं किया। 20 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी मतदाता मतदान करने के लिए नहीं आया। और हमारी सरकार की कान पर जूं तक नहीं लेंगी इसके बावजूद भी। एक तो हमारे जनतंत्र का तरीका है, हम अपने विरोध का जो पराकाष्ठा है वो तो यही न है, हमने वोट नहीं दिया। एक प्रांत में मतदान हुआ, मणिपुर में। मणिपुर वर्षों से जल रहा है, वो धधक रहा है, और सत्तारूढ़ दल वहां के मुख्यमंत्री को हटाने के बारे में सोचा तक नहीं। वहां का मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दे रहा था, उसने इस्तीफा नहीं लिया। हमारे प्रधानमंत्री की औकात हैसियत नहीं हुई कि मणिपुर का दौरा कर सके। मणिपुर क्यों, पूरे पूर्वोत्तर भारत का दौरा कर सके। अपने ये मिजोरम में चुनाव हुआ, वहां नहीं गए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं गए। और जो 19 तारीख को मतदान हुआ उसमें भाजपा के गुंडों ने शासन प्रशासन की मदद से तमाम तरीके का हिंसात्मक वहां पर काम किया। तमाम बूथों पर उन लोगों ने मत डालने नहीं दिया लोगों को, ये भी काम हुआ। और वहीं नागालैंड में जहां 6 जिलों में 20 विधानसभा क्षेत्रों में लोग मतदान नहीं किए, आज की तारीख तक उसका संज्ञान भी नहीं दिया गया कि आखिर क्यों लोगों ने मतदान नहीं किया। वो बार बार बता रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है उनकी बात। वही स्थिति हुआ पूरे देश के पैमाने पर। 120 सीटों पर मतदान हुआ और पहले ही चरण में इनके पोल खुल गई। इन्होंने 400 पार का नारा इनका धरा का धरा रह गया। अब वो मुंह पिटाते फिर रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। वहीं बहुत सारी घटनाएं और हुआ। पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की हत्या की गई। उनके परिवार वालों का कहना था कि उनको जहर दिया गया। और वहीं फिलहाल अभी पिछले दिनों ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मारने की साजिश की जा रही है। और इनको साजिश की जा रही है शुगर के बहाने। वो भयंकर तरीके से, वो शुगर के पेशेंट हैं और उनको इंसुलिन का इंजेक्शन वो लेते हैं। उनको जेल में इंसुलिन का इंजेक्शन, इंसुलिन की दवा भी नहीं दी जा रही है। फल ये है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है और जल्दी ही हो सकता है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। वही दुनिया के पैमाने पर अभी तक तो इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध हो रहा था, उसके पहले यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, और उसकी लगभग शुरुआत हो गई। इजराइल ने उनके दमिश्क दूतावास पर हमला किया और उसके वो प्रत्युत्तर में ईरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया। और अब उत्तर प्रत्युत्तर का दौर शुरू हो गया है। और अब यह युद्ध कहां तक जाएगा, इस पर भी हमारे पैनलिस्ट चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। इन सारे संदर्भों को मैं चाहूंगा कि मैं ये सुभाष राणा साहब हमारे साथ है, सुभाष राणा जी इस पर एक प्रकाश डालें। सुभाष राणा जी। तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। हेलो। पिछले हफ्ते पहले दौर का मतदान हुआ और हर जगह मतदान कम हुआ। जितनी भी प्रदेशों में जहां भी मतदान हुआ है वो कम हुआ, और इससे तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लग भी रहे हैं। कई अखबारों में भी अनुमान आए हैं। और सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि ये जो उत्साह लोगों के अंदर मतदान के प्रति जो दिखना चाहिए था हर बार की तरह, वो इस बार ज्यादा दिखा नहीं। क्योंकि भाजपा के जो लोग उधम करते हैं, घरों से निकालते हैं, वो भी दिखे नहीं कहीं निकालते हुए लोगों को। और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ। जाहिर है अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से पहले दौर के मतदान में इंडिया गठबंधन को बहुत अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है। और कुछ सर्वे आए हैं वो भी यही कह रहे हैं।
बहरहाल जो होगा वो तो 4 जून को जाहिर होगा। लेकिन भाजपा जिस तरह से चुनाव लड़ रही है वो अब एक व्यक्ति के ऊपर सारा का सारा उनका निर्भर हो गया है। पहले चुनाव होते थे तो हम देखते थे कि कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं, कहीं अडवाणी जा रहे हैं, कहीं कोई मुरली मनोहर जा रहे हैं, कहीं दूसरे नेता जा रहे हैं, सुषमा स्वराज जा रही है। लेकिन भाजपा के पास अब स्टार प्रचारक कहने को सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है, इसके अलावा कोई भी उनके पास प्रचारक बचा नहीं है। और मोदी जी की जुबान लड़खड़ा रही है। अभी पिछले दिनों में जो हमने देखे, उनके भाषण सुने या उनकी रिपोर्ट पढ़ी, तो वो कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अभी तक इस चुनाव में। हमेशा उनका कोई ना कोई नैरेटिव सेट करने की वो कोशिश करते हैं। जैसे पहले चुनाव में उन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया, लेकिन इस बार वो रोज अपना नैरेटिव बदल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या कोई कुछ चीज क्लिक नहीं हो रही है उनकी जनता के बीच में। उसके कारण उनकी भाषा भी बिगड़ रही है और बहुत जहरीली भाषा हो गई है। मतलब भाषा इस तरह की है कि हमारे जो हम पहले जो वाम सभाएं हमारी होती थी, तो हम जो प्रारंभिक वक्ता भेजते थे भीड़ इकट्ठी करने के लिए, उनका जो स्तर होता है उससे भी निम्न स्तर का मोदी जी के भाषणों का अभी आजकल दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूरे चुनाव में इसका असर भी दिख रहा है। पहले दौर का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो ऊपर के जो मतदान उत्तर भारत के जो मतदान केंद्र थे, वहां पे भी उदासीनता दिखी। दक्षिण भारत में जरूर थोड़ा बहुत अच्छा मतदान हुआ है कई जगह, लेकिन ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी में निराशा बहुत तेजी से फैल रही है। इनको गठबंधनों से भी कहीं कहीं नुकसान होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और खास तौर से बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब में गठबंधन जो इनका नहीं हो पाया, उसके कारण इनको कहरी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार में नीतीश कुमार कमजोर खिलाड़ी है, उनको काफी सीटें दी गई है, 16 सीटें पे वो लड़ रहे हैं चुनाव, लेकिन मुझे लगता नहीं है उनकी सारी की सारी सीटें अभी खटाई में पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब अपने स्तर पे भी कुछ कर नहीं पा रही है, तो अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में शिंदे और पवार के जो विद्रोही गुट रहे राष्ट्रवादी पार्टी के और शिवसेना के, उन गुटों को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। और उनको ये निश्चित है कि जो उनके कोटे में जो सीटें आएगी वहां तो पराजय सुनिश्चित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी कोई अभी ज्यादा उत्साहवर्धक समाचार कहीं से उनके मिल नहीं रहे हैं। वहां देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ काफी असंतोष भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी दिख रहा है और उनके सहयोगियों के दिख रहा है, क्योंकि वो इनके पास कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं है। इसलिए वहां पे भी कोई संभावना उनकी महाराष्ट्र में अच्छी बन नहीं रही है। इसलिए 400 पार तो छोड़िए, ये 250 पार भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा लगता है। एक खास बात यह है कि इस बार प्रचार का स्तर अत्यंत निम्न दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और 2 महीने पहले जब चुनाव का मौसम शुरू हुआ था, तब ऐसी हवा थी कि मोदी आएंगे फिर से। कोई सब दूर विपक्षी खेमे में भी थोड़ी बहुत निराशा दिख रही थी कि क्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और उस समय ऐसा माहौल था कि जैसे 400 पार उनके हो ही जाएंगे। वो जो टेम्पो था उस समय उन्होंने बनाया था राम के नाम पर, उस टेम्पो को वो बरकरार नहीं रख पाए। यही इसलिए वो लगातार बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कभी अभी एक उन्होंने कहा कि इनकी संपत्ति, इंडिया अगर सत्ता में आई तो सारी संपत्ति बांट देगी। अब ये कहीं भी ना तो हमारे घोषणा पत्र में है, ना कहीं है। ये अपने जो समझ में आता है वो उस समय बोलते हैं। उनके भाषण क्या पता कोई तैयार करने वाला है या वही खुद ही भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनके भाषणों में लगातार असंबद्ध भाषण उनका होता है। एक वाक्य से दूसरे वाक्य का तालमेल नहीं जम रहा है और अत्यंत कुरूप ऐसा उनकी भाषा होते जा रही है। थके मांदे निष्प्रभावी से मोदी ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे अब उनको, क्योंकि सारा सर उनके ही सिर पे है, यहाँ से वहां वो दौड़ रहे हैं। 400 पार का नारा तो दे दिया था, लेकिन अब वो खुद ऐसे थके मांदे निष्प्रभ दिखाई दे रहे हैं। उनकी क्या होता है कि जब छवि का बहुत इस्तेमाल किया जाता है तो छवि भी घिस जाती है। एक छवि का आप ज्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपने मोदी का इस्तेमाल कर लिया
अब मोदी की छवि का वो असर नहीं रहा जो पहले था। तो इसलिए चुनाव के ऊपर जो उदासीनता दिखी है मतदान के प्रति, उसका एक वजह यह भी है। और भक्तों का पंथ अभी जो है वो भले ही उनका अभी व्हाट्सएप ग्रुपों पे अभी भी यही कह रहा है, भक्ति काल में उनका चल रहा है, लेकिन उनका जो बदनाम चुनावी बांड को लेकर जो उनका वक्तव्य आया, उसके बाद में तो पढ़े लिखे लोगों ने भी हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि ये चुनावी बांड से फायदा हुआ कि किसने किसको दिया है, किसका दिया है। अब ये सब समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के कारण हुआ है। आप उन्होंने मोदी जी की सरकार ने तो उसको गोपनीय रखने का फैसला किया था। अब सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे उजागर किए तथ्य, स्टेट बैंक को करना पड़े, तब पता चल रहा है। लेकिन मोदी जी उसका भी श्रेय लेने के चक्कर में देखिए कि हमने ऐसा चुनावी बांड लाया, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या न उसमें कोई तालमेल तर्क है, न कोई तारतम्य है। उनकी भाषा बहुत बुरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति दिख रही है। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस फिर भी, पिछली बार तो सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट आई थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा के साथ साथ हमारे पश्चिम मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, इसके अलावा मुरैना पर हमारे पुराने समाजवादी साथी का बेटा लड़ रहा है, वहां पर भी अच्छी स्थिति बता रहे हैं। मेरा उनसे बात हुई थी तो उन्होंने काफी उत्साहवर्धक समाचार मुझे दिए थे। तो इस तरह से अलग अलग जो हमारे क्षेत्र है उसमें अलग अलग स्थिति है। कई जगह पर मुकाबले में दिग्विजय सिंह की स्थिति भी ठीक ठाक है। राजगढ़ में भी अच्छा प्रचार चल रहा है और अच्छा माहौल दिख रहा है। तो राजगढ़, मुरैना, झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा, ये सारी सीटों पर अच्छी संभावनाएं दिख रही है। और यहाँ और अगर मेहनत हो और गाफिल रहे कार्यकर्ता लगातार निरंतर सक्रिय रहे, तो यहाँ हमको कामयाबी मिल सकती है। कुल मिलाकर बहुत अच्छा आशाजनक दृश्य दिख रहा है। अब ये सारा हमारे ऊपर भी, हमारे वोटर भी मतदान करें। जैसे भाजपा का वोटर तो उदासीन है, लेकिन हमारा वोटर बाहर निकले, इंडिया का वोटर बाहर निकले इस दिशा में। और इन विपक्षी पार्टियों को भी बहुत प्रयास करने की जरूरत है। और जो खास तौर से जहां वोट हमारा भारी रहा है, वहां से वोटर निकलना जरूरी है। और मतदान अगर प्रतिशत बढ़ेगा तो भी हमको फायदा है, और मतदान का प्रतिशत अगर घटता है आगामी दूसरे चरणों में तो भी लाभदायक स्थिति बन सकती है। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है। पिछले हफ्ते कोई बहुत बड़ी घटना चक्र नहीं था और इस तरह से हमारा उत्साह बढ़ाने वाला ही हफ्ता साबित हुआ। और उम्मीद है कि अगले चरणों में कुछ चुनावी टेम्पो और आएगा। हालांकि उन्होंने चुनाव का यही जो 7 चरणों में और लंबे चुनाव का मकसद यही था कि मोदी जी की छवि का इस्तेमाल जगह जगह हो, लेकिन ये जो उनका दाव था वो दाव विफल होते दिख रहा है। चुनाव आयोग भी पहले की तरह ही है। चुनाव आयोग में भी कई बार शिकायतें की है, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायतें हुई है, लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के शिकायतों पर, विपक्ष के खिलाफ की शिकायतों पर गौर करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो कुछ छोटे मोटे छुटभइये नेता है उनको चेतावनी देके छोड़ देता है। लेकिन सबसे ज्यादा आचार संहिता का उल्लंघन प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं और चुनाव आयोग इस तरफ बिल्कुल उदासीन दिखाई दे रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को भी काफी इसके अंदर बदनामी झेलना पड़ेगी। अगर नतीजे विपरीत आए तो चुनाव आयोग का क्या होगा ये हम कह नहीं सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग, इन्होंने जो लोगों के बीच में मतदान का भी जो चलाया था अभियान, वो भी उनका विफल रहा है पहले दौर को देखते हुए। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी है और हमको उम्मीद करनी चाहिए कि हम और अच्छी तरह से स्थिति इसकी बने। अगला चरण 26 तारीख को है। उम्मीद करते हैं कि 26 तारीख के जो दूसरा चरण होगा उसमें भी पहले चरण की तरह हम अच्छे उत्साहवर्धक समाचार आएंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी। निश्चित रूप से पहले चरण में जो मतदान हुआ है उस मतदान ने भारतीय जनता पार्टी को और उसके गठबंधन एनडीए को हताश किया है, क्योंकि पूरे तमिलनाडु में चुनाव हो चुका है पहले चरण में। अन्य राज्यों की 13 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हुआ है और कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को लिए उत्साहवर्धक नतीजे नहीं हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम जी से मैं बात चाहूंगा कि पूरा देश चुनावी मोड में है, आप देश भर में घूम रहे हैं, क्या माहौल देखते हैं,
किस तरह का माहौल है और जिस तरह से निराशाजनक स्थिति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए है, जो समाचार आ रहे हैं, महाराष्ट्र का भी सर्वे आया है, अन्य राज्यों का भी सर्वे आया है और सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट रही है। तो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, उस नारे की हकीकत क्या है? क्या ये केवल डर के लिए और एक फुगावा बनाने के लिए, प्रचार तंत्र का उपयोग करने के लिए मोदी जी का यह शगुफा है, जिस तरह से वह हर बार हर चीज में शगुफा करते हैं? और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है 15 लाख रुपए? ये तमाम तरह के सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाने लगे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को, डॉक्टर सुनीलम जी? बहुत शुक्रिया मंत्री जी। असल में मैं खजुराहो में हूँ। खजुराहो में जो हुआ था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जो फॉर्म है वो साजिश करके रिजेक्ट करा दिया गया था। आज यही सूरत में हो गया। सूरत के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था, उसका जो फॉर्म है ये रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट का क्या आधार दिया? खजुराहो के अंदर ये रिजेक्शन का आधार था कि दस्तखत नहीं किए हैं। यहाँ पर ये कहा कि जो प्रस्तावक थे वो प्रस्तावक को बुलाया गया तो वो नहीं आ पाए और इसलिए जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमारे तो जो 3 प्रस्तावक थे उनका ही जो है अपहरण कर लिया गया। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बहुजन संवाद में ये कहा था, जब कोई चीज शुरू होती है तो लोग समझते नहीं हैं। जब डॉक्टर सुनीलम को सजा करके इलेक्टोरल प्रोसेस से हटाया गया था, तब राजनीतिक दलों को ये समझ में नहीं आया था कि ये सबका इंतजाम हो रहा है। राहुल गांधी का जब इंतजाम हुआ तब समझ में आया कांग्रेस पार्टी को कि हाँ, ये भी एक साजिश है। और इसलिए जब समाजवादी पार्टी का सब जो है जब फॉर्म रिजेक्ट किया गया, मैंने कहा कि ये शुरुआत हो गई है और अब ऐसा ही होगा तमाम सारी जगहों पर, जिस तरीके से होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में या पंचायत के चुनाव में कि फॉर्म रिजेक्ट करा दिया जाता है विपक्षी का, उसी तरीके से आज सूरत में हो गया। आपको मालूम है सूरत वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे कि जीता जा सकता था ऑपोजिशन के पक्ष में। वहां पर आपको मालूम है आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत है। सब लोग मिलकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो इंडिया गठबंधन वो सीट जीत सकता था और इसीलिए इन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र करने का काम किया। ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी अभी जो भाषण कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये महिलाओं से कहा कि ये तुम्हारे मंगलसूत्र भी छीन लेंगे और तुम्हारी संपत्ति कब्जा लेंगे, को बांट देंगे। ऐसा भाषण आज तक कभी सुना नहीं गया था प्रधानमंत्री का। और जिन्हें बहुत ज्यादा जहरीला भाषण करने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, वो लोग भी कभी ऐसा भाषण करते नहीं पाए गए। लेकिन चुनाव आयोग ने ना तो प्रधानमंत्री के ऊपर रोक लगाई है कोई, ना ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। इससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से जो पहला चरण का चुनाव हुआ उसका जो फीडबैक आया है उससे वो पूरी तरीके से घबरा गए हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि संविधान बचाने का मामला, लोकतंत्र बचाने का मामला नीचे तक पहुंच गया, एमएसपी के मुद्दे, और इसीलिए वो यार तगड़े तरीके से ध्रुवीकरण करने का, नफरत फैलाने का, घृणा और हिंसा फैलाने का, इसके ऊपर उतार गए हैं। लगता है कि देश की तो जवाब देगी को। मेरे कहना ये गठबंधन एक बड़ा घेराव करना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, और घेराव करने के लिए कुछ संख्या की कमी नहीं पड़ेगी। दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर जो है इतनी बड़ी संख्या है कि लाखों के अंदर लोग जो है पहुंच सकते हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं खजुराहो में अभी एक गांव में यहाँ पर था। गांव के लोगों ने जो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ अगर चुनाव होगा और अगर ईवीएम से होगा तो
भाजपा को हरा ही नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने बताया अब हमने विधानसभा चुनाव में उसको वोट दिया और सब वोट भाजपा का निकला, और इसलिए आप जो कुछ प्रचार वगैरह कर रहे हो ये सब प्रचार वगैरह आप छोड़ दो और जा करके जो है आप ईवीएम मशीन का कुछ आप इलाज करो, वीवीपीएटी पैड की आप 100% गिनती कराओ। आखिरी बात ये है मेरी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो वीवीपीएटी पैड पर्ची गिनने नहीं है, जबकि ये बात एकदम साफ हो गई है। आज तक इलेक्शन कमीशन जो कहता रहा था कि इसके अंदर कोई लैपटॉप इस्तेमाल नहीं होता प्रोग्रामिंग के लिए, अब उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कबूल कर लिया है कि लैपटॉप इसमें प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और उसके अंदर ये आशंका व्यक्त की जा रही है कन्नन जो हैं उनका वीडियो लोगों को देखना चाहिए, दर्शकों को भी, पैनलिस्टों को भी, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके अंदर पूरे घपलेबाजी होती है। और हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि अगर आप वोट पड़ेगा कंटिन्यूअसली तो एक वोट भाजपा में जाएगा। इस तरीके की अगर एक सिंगल प्रोग्रामिंग हो जाती है तो आपका वोट आधा रह जाता है, उनका वोट जो है वो दुगना हो जाता है। मतलब मेरा ये है कि वीवीपीएटी पैड के लिए पूरा दबाव इंडिया गठबंधन को बनाने की जरूरत है। अभी जो उलगुलान रैली हुई रांची के अंदर वो बहुत जबरदस्त रैली थी, तो पटना की रैली, मुंबई की रैली, दिल्ली की रैली के बाद में रांची की रैली ने इंडिया गठबंधन की ताकत को बहुत मजबूती से लोगों के सामने, देश के सामने रखने का काम किया है। मुझे लगता है कि बहुजन संवाद के दर्शक भी इन सब बातों को गंभीरता से लेंगे और उनकी जितनी ताकत है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में झोंकेंगे। और जो किसान सुनते हैं उनसे कहना है मेरा यह है, पंजाब और हरियाणा में जिस तरीके से भाजपा के उम्मीदवारों का बहिष्कार चल रहा है उसी तरीके की स्थिति वेस्टर्न यूपी में बनी थी, जिस तरीके की हुई थी उसी के चलते वेस्टर्न यूपी के अंदर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है। मुझे लगता है कि इसी गुस्से को और इसी एकजुटता को पूरे देश में देखने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से हर संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करने में मोदी सरकार ने सारी सरकारों को पीछे छोड़ दिया है और चुनाव आयोग का भी उसी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलीम खान जी जुड़े हुए हैं, मुंबई से हैं, और महाराष्ट्र को लेकर अभी एक सर्वे आया है जिसमें अजीत पवार को 0 सीटें दी गई है। यहाँ तक कि बारामती में जो उनकी पत्नी लड़ रही है वह भी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि गोदी मीडिया के संस्थानों ने ही वह सर्वे किया है। एबीपी न्यूज और एनबीटी नवभारत टाइम्स का सर्वे है, और उस सर्वे में दोनों शिंदे के सांसद भी हार रहे हैं, अजीत पवार के लोग भी हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हार रही है, और जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनको मजबूती मिल रही है। महाराष्ट्र का यह सर्वे है, देश के सर्वे में भी ऐसी स्थिति है। तो सलीम खान जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? शुक्रिया मंत्री जी। अभी जो हफ्ता गुजरा है इसमें जैसा कि शुरू में बताया गया कि अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए और कुछ जगहों पर बहुत अच्छा हुआ, कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा पोलिंग हुई और कुछ जगहों पर बहुत कम हुई। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर ज्यादा हुई और कहां पर कम हुई और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे कम पोलिंग हुई है बिहार में, बल्कि आप पूरे भारत के नक्शे में देखें तो जो 10 क्षेत्र हैं जहां पर सबसे कम पोलिंग हुई वहां पर पिछले 10 सालों से बीजेपी जो है उसका उम्मीदवार जीत रहा है। तो ये बात जो शुरू में कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह खत्म हो गया है, ये इससे प्रमाणित होता है कि 10 साल से जहां बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है वही सबसे नीचे 10 है। बिहार की में देखें तो बिहार में जो है वो 4 जगह चुनाव हुआ, एक जगह जो है वो बहुत कम 48% वोट पड़ा,
और वहां पर भी लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्र में कम चुनाव हुआ और देहात में ज्यादा हुआ। हम लोग जानते हैं कि शहर में किसके वोटर ज्यादा होते हैं और देहात में किसके। और ये भी देखा गया कि जो अगड़ी जातों के लोग हैं शहरों में वो कम निकल के आए और यादव और दलित वोटर ज्यादा निकल के आया। तो ये चीजें मतलब सब अखबारों में छप चुकी हैं कि ये जो है वो हुआ है। एक बात जिसकी तरफ शुरू में इशारा किया गया, नागालैंड के जहां पर जो है वो लोग वोटर देने के लिए नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाना चाहते थे, वहां के सांसद और विधायक को भी जाने नहीं दिया गया। लोग खड़े हो गए उनके घर के बाहर आके, उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट का फैसला किया है 6 जिलों में, हम नहीं जाएंगे और आप भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो पब्लिक का मूड है, अगर इलेक्शन के बाद अगर लोगों का ऐसा मूड हो जाए कि लोग निकलने ना दें विधायकों को और सांसदों को, तो क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु इतना बड़ा राज्य है, वहां के 39 जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन एक दिन में हो गया और मणिपुर में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मणिपुर आउटर में आधे में इलेक्शन अभी हुआ, आधे में 26 को होगा। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिन इलेक्शन होगा। और ये कह रही है मोदी जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वहां पर हमने हस्तक्षेप किया और हालात नॉर्मल हो गए। अगर हालात नॉर्मल हो गए तो आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 दिन इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? क्यों नहीं तमिलनाडु की तरह एक साथ जो है वो कम से कम 2 क्षेत्रों का तो इलेक्शन करा दो। तो ये भी एक जो है वो इनका जो झूठ है उसका पोल खोलने वाली चीज है। अभी ये बात हो रही थी प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन मैं प्रधानमंत्री से पहले आपको ये बताना चाहूं कि इस भस्मासुर के नजदीक जो भी गया है, भाजपा के नजदीक, अरविंदर सिंह गए, मुख्यमंत्री थे, गायब। गुलाम नबी आजाद गए, मैदान छोड़ के भाग गए। नीतीश कुमार घर से निकलते नहीं है, निकल के उन्होंने भाषण दिया और लोगों से पूछा कि लालू यादव ने इतने सारे बच्चा पैदा कर दिया, सही किया या गलत किया। क्या नीतीश कुमार जैसे नेता को, जो इतने साल मुख्यमंत्री रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव का दोस्त रहा है, लालू प्रसाद यादव के बच्चे उनको चाचा कहते हैं, घर का सदस्य है, उसको जो है वो पब्लिक मीटिंग में इस तरह की बात करनी चाहिए? ये उसको शोभा देती है? हम लोग बचपन में सुनते थे कि अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में रहोगे तो आप भी बुरे बन जाओगे। तो ये नीतीश कुमार जो है वो जिन लोगों की सोहबत में रह रहे हैं उसका असर उनके ऊपर हो रहा है और वो उन्हीं लोगों की तरह भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी का जो बांसवाड़ा का भाषण था जो कल उन्होंने दिया है, देखिए राहुल गांधी एक बात ये कह रहे हैं और ये सच्चाई है कि देश की धन दौलत का बड़ा हिस्सा, जितना 50% लोगों के पास है, उतना जो है वो 10-20 बड़े जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों के पास, अडानी अंबानी के पास। ये चीज क्लियर है कि पैसा जो है वो कुछ जगहों पर कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब उसके जवाब में मोदी जी ने क्या कहा कि कांग्रेस आएगी तो सारे लोगों का जो है वो सारा पैसा, सारे लोगों के जेवर, तुम्हारा मंगलसूत्र, वो सब ले लेगी और लेके सबको बांट देगी, और सबको नहीं बांटेगी बल्कि मुसलमानों को बांटेगी। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा था, ये बात झूठ है, कई बार साबित हुई कि यहाँ पर जो धन संपत्ति है उसका पहला हक जो है वो मुसलमानों को है। ये कभी मनमोहन सिंह ने नहीं कहा, लेकिन ये लोग एक झूठ को बार बार कह रहे हैं। अब ये लोगों से पूछ रहे हैं कि आपका धन लेकर के घुसपैठियों को दिया जाएगा, उन लोगों को दिया जाएगा जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये कैसी भाषा है? ये किसी प्रधानमंत्री को, बल्कि मैं तो बोलता हूं एक छुटभैया नेता को भी जो है वो एक गली कूचे में जो लोग गुंडे बदमाश जिनको टिकट मिल जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और नगर परिषद का, वो लोग भी इस तरह की भाषा नहीं करते।
तो ये जो भाषा मोदी जी बोल रहे हैं, इसका कारण वही है कि उनको तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ जाती है। वो लोग आके बता देते हैं कि देखो भाई, अब जो वोट हुआ है लोगों का रुझान इस तरफ नहीं है, तुम्हारी तरफ। 400 तो खलास हो गया। राहुल बोल रहे हैं 150 के जो है वो इनकी मुश्किल है। तो इसकी वजह से मोदी जी की जो पहले तो इनकी जो रिकॉर्ड थी, हम लोग सुनते थे जब छोटे थे, तो वो घिस गई है, दिमाग भी घिस गया है और जबान जो है वो फिसलने लगी है। एक और खबर की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वो है मोहन भागवत साहब ने एक तकरीर कर दी, एक भाषण दे दिया और उन्होंने कह दिया कि अगले साल जो 100 साल पूरा हो रहा है आरएसएस का, तो वो पूरा साल मनाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि अब नहीं मनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आरएसएस ये कह रही थी 22 जनवरी को कि हम आजाद हो गए, अब स्वर्ण काल शुरू हो गया है, और लोग कह रहे थे कि 2025 में मोदी जी फिर आएंगे और भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा और आरएसएस ऐलान करेगी कि देखो 100 साल में अपना जो है हमने सपना साकार कर लिया। तो मोहन भागवत ने कल ये कहा कि देखो हमने 100 साल काम किया, लेकिन ये कि हमने बहुत कम चीजें हासिल की है। अपना सीना ठोक के बहुत ज्यादा अपना डंका बजाने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। इसलिए अगले साल जो है वो हम जो स्वर्ण वो जयंती मनाने जा रहे थे वो नहीं मनाएंगे। तो मतलब भागवत को भी अंदाजा हो गया कि अब ये इलेक्शन का नतीजा ऐसा नहीं आएगा और जो नई सरकार आएगी उसमें जो है वो हंगामा आराई नहीं कर सकेंगे। अपने जो उन कार्यकर्ता हैं, अपने जो सेवक संघ सेवक हैं, उनको वो अभी से ज़हनी तौर से तैयार कर रहे हैं कि भाई अभी बहुत काम बाकी है, ये मत समझो कि सपना साकार हो गया है। आखिरी में एक और खबर आज आई है इसराइल से। इसराइल के जो इंटेलिजेंस चीफ है आहरोन हालविया, उसने अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। उसने स्वीकार किया कि 7 अक्टूबर को मेरी गलती हुई, हमसे हमारी नाकामी है, हम हमारा फेलियर है। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा कि मैं हर रोज दिन और रात इसके उसमें कचोके मारता रहा, मेरा अंदर की मेरी अंतरात्मा, और मैं जिंदगी भर अपनी इस नाकामी को नहीं भूल सकूंगा। लेकिन आप ये देखें कि त्याग पत्र देने के लिए 6 महीना और 12 दिन लगाए गए और इसको इसलिए टाला गया कि सैनिकों का जो लड़ रहे हैं वहां पे उनका मनोबल कम ना हो। और यही बात नेतन्याहू के बारे में भी कही जा रही है। नेतन्याहू के खिलाफ वहां पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं और लोग त्याग पत्र मांग रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि युद्ध के दरमियान में अगर प्रधानमंत्री को हटा दिया गया तो मनोबल कम होगा, लेकिन अगर उनके इंटेलिजेंस चीफ के चले जाने से मनोबल कम नहीं होगा तो फिर जो है वो नेतन्याहू के जाने से भी कम नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि नेतन्याहू को पहले जो है वो अपना इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि वो जो इंटेलिजेंस चीफ है वो तो इनकी मर्जी से काम करता है। अगर वो कोई कारनामा करता है तो उसका क्रेडिट नेतन्याहू ले लेते हैं, तो अगर उसकी कोई नाकामी हुई है तो उसका डिसक्रेडिट भी उनको लेना चाहिए और उनको रिजाइन करके जाना चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए। और जैसा कि रशिया ने कहा है कि चूंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की बात इसराइल नहीं मान रहा है, इसलिए जो है वो उसके ऊपर सैंक्शन लगना चाहिए, उसके ऊपर बंदी लगनी चाहिए। और ये जो नेतन्याहू अगर त्याग पत्र देगा तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, जेनोसाइड का। इसने बच्चों को मारा है, इसने औरतों को मारा है, तो ये इसका अंत जो है वो करीब आ रहा है। ये जो आहरोन हलविया है इसके जाने से यही लगता है। तो ये चंद ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं थी इस सप्ताह की जो मैं समझता हूं कि अपना दूरगामी परिणाम डालने वाली है और इसका अच्छा असर पड़ेगा, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से देश चुनावी मोड़ में है और चुनाव के जिस तरीके के
आ रहे हैं, खबरें आ रही है, वह निश्चित रूप से मोदी जी की और उनकी पार्टी के गठबंधन के लिए खतरनाक है। हमारे साथ डॉक्टर महेश वर्मा राजस्थान से जुड़ गए हैं, सुमन जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। मैं डॉक्टर महेश वर्मा से जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ भी कुछ सीटों पर मतदान हुआ है और उसको लेकर क्या स्थितियां दिख रही है, कैसी खबरें आ रही है। उसके अलावा क्या कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने वाला यह पहला चरण रहा है और आगे की क्या संभावनाएं आप देखते हैं महेश वर्मा जी? म्यूट है सर, म्यूट है आपका। माइक आपका चालू कर लीजिए। हाँ जी, हो गया। अच्छा, आवाज आ रही मेरी? आ रही जी जी बोलिए। नमस्कार जी। पिछले 13 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, शोल्डर का कॉलर बोन टूट गया, 3 हड्डियां टूट गई, इसलिए पिछली दफा नहीं जुड़ पाया और फिलहाल मैं घर पर ही हूँ। लेकिन चुनाव को मैं भी खबरों के मार्फत और अपने जो साथी उनके हिसाब से मैं देख रहा हूँ। 12 लोकसभा पहले चरण में राजस्थान में जो वोटिंग हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो वोटो परसेंटेज है पहले के मुकाबले कम हुई है, और जिसमें जो गठबंधन की 2 सीटें हैं, जिसमें आप सीकर और नागौर, जो इंडिया गठबंधन के तहत जो सीकर और नागौर है, उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेस इस बार 12 सीटों में से, जहां 2014 और 19 में खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस अपना खाता खोलने जा रही है। मैं जहां फिलहाल इस समय अलवर लोकसभा क्षेत्र का ही शहर में हूं इस समय अपने घर पे, तो अलवर से भी जो भूपेंद्र यादव, अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासों में से खास हैं, उन्हें यहाँ पर अलवर से उतारा गया है और बड़ी मशक्कत उन्होंने की है। ललित यादव युवा है, मात्र 35, 36, 37 साल के। उन दोनों के बीच में काफी अच्छी खासी टक्कर है, जहां एक तरफा 2019 में जितेंद्र सिंह तकरीबन 3-3.5 लाख वोट से वो हारे थे, और इस बार भूपेंद्र यादव की स्थिति कश्मकश में है। 4 जून को लोग कह रहे हैं कि अंततः ललित यादव कांग्रेस से इस बार जीत जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, जो 8 विधानसभा जो लोकसभा में आती है, उसमें वोटो परसेंटेज इस बार जो खासतौर पे जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जिसमें SC, ST और माइनॉरिटी, उसने कांग्रेस को वोट दिया। और जो कांग्रेस ने जो विचार ये सामने प्रस्तुत किया कि देश में अगर ये 2024 में बीजेपी सरकार तीसरी बार बनती है, तो जो आरक्षण है और संविधान है उस पर खतरा मंडरा रहा है, उसको बदल दिया जाएगा। तो यह अंततः जो खासतौर पे जो दलित समुदाय है और जो आदिवासी समुदाय है, वह इस बार अपने वोट के अधिकार को पूरी तरह से उसने वोट कास्ट किया। लेकिन हाँ, बड़ी सवाल यह है कि जहां परिवर्तन के लिए कहा जाता है कि वोटो परसेंटेज बढ़ती है, लेकिन इस बार वोटो परसेंटेज डाउन हुआ है। इसमें सवाल यह भी है कि वोटो परसेंटेज ज्यादातर वो लोग बढ़ाते हैं जो लोग साधन संपन्न है, जैसा कि जो सवर्ण कम्युनिटी के हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो दिल्ली से बाहर से लोग अपना पैसा लगा के वो अपना वोट करने आते हैं। और जो खासतौर पे दलित है, आदिवासी है, वो लोग के पास बहुत ज्यादा साधन संपन्न नहीं है, वो 1500 की दिहाड़ी छोड़कर अपने ना, और इस समय जो गेहूं की जो इस समय जो कटाई चल रही है फसलों की, उसमें भी वो लगे हुए हैं। इसलिए इस बार वोटो परसेंटेज पिछले मुकाबले अलवर में 7% की कटौती हुई है, यानी कि कम पड़ा है। ऐसे ही जो 12 लोकसभा है उसमें भी बात अब है नागौर की। नागौर में जहां हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा को सीधे टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल का संयुक्त गठबंधन है इंडिया गठबंधन के तहत, और वहीं अमराराम चौधरी जो कम्युनिस्ट नेता है, कांग्रेस ने जो गठबंधन उन्हें विधानसभा में करना चाहिए था। मैं पहले भी आपसे कहा, इस बार कांग्रेस सीकर में सुबेदानंद जो शास्त्री है, भाजपा के तीसरी बार उन्हें टिकट दिया गया है, उसके मुकाबले अमराराम चौधरी इस समय ताकतवर नजर आ रहे हैं। वहीं
सबसे बड़ी, इसके अलावा एक बड़ी सीट है कोटा। कोटा में जहां ओम बिरला इस समय जो स्पीकर है लोकसभा में, उनके खिलाफ प्रहलाद गुंजल जो भाजपा से 2 बार विधायक रहे, वह कड़े मुकाबला कर रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए भरतपुर जो रिजर्व सीट है एससी की, वहां से संजना जाटव जो मात्र विधानसभा चुनाव में 409 वोटों से हारी, तो उन्हें एक इमोशनल वोट भी इस बार मिलने की संभावना है। जाटव माइनॉरिटी और जो मुस्लिम वर्ग है वह इस बार कांग्रेस को वोट कर रहा है। और जो हमारे जो सूत्र हैं उनसे हमने पता लगा कि भाजपा इस समय पूरी तरह से सहमी हुई है, और वह जो 26 तारीख को जो अगला चरण होने वाला है 13 सीटों के लिए, उसमें वह कोई ऐसा बयान ना दे दे, कोई कांग्रेस का ही या कोई बाहरी कोई कुछ इस तरह का वो माहौल क्रिएट ना कर दे, तो वो इस पूरे हवा या माहौल को बदलने की फिराक में है। लेकिन फिलहाल इस समय इन 12 सीटों में कांग्रेस ने 19 और 14 के मुकाबले अपनी स्थिति को मजबूत किया है। अब बात करते हैं जो 13 जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला 13 जो 26 तारीख को, उसमें जो गठबंधन की जो सीट है वो है बांसवाड़ा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के विधायक रहे, मंत्री रहे, वह उन पर कई भ्रष्टाचार के मामले थे, भाजपा ने उठाया, अंततः हुआ वो भाजपा में चले जाते हैं और वो जो वॉशिंग मशीन है उसमें वो पाक साफ हो गए, उन्हें भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। उनके खिलाफ राजकुमार रोत जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के हैं बाप से, वह इस समय युवा है, तकरीबन 28-30 साल के, वो है दूसरी बार विधायक बने, 30-32 साल। नेटवर्क चले गया है महेश वर्मा जी का। हमारे साथ रणधीर सिंह जी सुमन जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश पूरे चुनाव का जो नेतृत्व करता है, 80 सीटें लोकसभा की आती है और उत्तर प्रदेश ही फैसला करता है कि देश में किसकी सरकार बनेगी, कौन सा गठबंधन जीतेगा। सुमन जी, जानना चाहेंगे बहुजन समाज के श्रोता कि क्या उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, क्या जो देश भर की लहर चल रही है, देश भर में मोदी विरोधी लहर चल रही है, वैसा ही माहौल उत्तर प्रदेश में भी है? सुमन जी। उत्तर प्रदेश में मोदी विरोधी लहर बहुत जबरदस्त चल रही है और मुझे तो ये लगता है कि अगर महागठबंधन जो है ईमानदारी से एक दूसरे का साथ दिया तो लगभग बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में 20 सीटों से ज्यादा नहीं जा सकती है। क्योंकि जैसे मैं बाराबंकी जनपद में हूँ, तो बाराबंकी जनपद में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मिस्टर PL पूनिया के बेटे तनुज पूनिया, और यहाँ आपके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बहुत अच्छा गठबंधन है, कम्युनिस्ट पार्टियों का भी उनको समर्थन है और यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। इसी तरीके से जहां जहां गठबंधन के लोग आपस में मिलके बहुत कायदे से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वहां इनको, और जो 8 सीटों का चुनाव हुआ है उसमें आपके लोगों का कहना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे दोस्तों का, कि उसमें 4 सीटें जो है आपके गठबंधन को जा सकती है। दूसरी तरफ अभी आपके एक सवाल आया था कि सूरत में निर्विरोध हो गया और वहां इस तरह की हरकतें वो आपके पूरे देश में करेंगे, विभिन्न चरणों में करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आयोग है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जो हमारे वहां पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं वो आपके सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की ओर कतई कोई कोशिश नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आपके विपक्ष का कोई भी आदमी चुनाव प्रचार करने के लिए निकलता है तो उसको रोकने की कोशिश किसी न किसी तरीके से की जाती है। और हद तो यहाँ तक हो गई, अगर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का चुनाव आयोग स्वयं तलाशी ले रहा है तो निश्चित रूप से अमित शाह और आपके मिस्टर मोदी के भी हेलीकॉप्टरों का, और इसी के मुझे तो यहाँ तक लगता है कि जो आपके करेंसी है, ये बड़े बड़े जो बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के काफिले आते हैं
और उनकी कोई तलाशी न होने की वजह से आपके उम्मीदवारों को काला धन उपलब्ध कराया जाता है और एक एक सीट के ऊपर 10-10 करोड़ रुपए देके जो वोट खरीदने की कोशिश की जाती है, वो सब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में ही हो रहा है। यह बात जरूर ओछी लग सकती है, लेकिन निश्चित रूप से जो इनके पर्यवेक्षक आते हैं वो गेस्ट हाउसेज में रहते सिर्फ आपके चाय नाश्ते के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और उनको जो भी सूचना कोई मिलती ही नहीं और उनको आपके जिला प्रशासन अपने घेरे में रखता है, जिससे उनसे कोई मुलाकात न कर सके। दूसरी तरफ अभी आपके आया कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जेल में इंसुलिन का इंजेक्शन, भाई देखिए ये तो आपके बीजेपी सरकार जैसे यूपी में है तो यहाँ आपके जेलों के अंदर हत्या, पुलिस कस्टडी रिमांड में हत्या, अस्पताल में हत्या और मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से हत्या की गई, अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई, या तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर विभिन्न विपक्षी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उत्पीड़न करके और विशेषकर सोशल मीडिया के लोगों को, पत्रकारों को तमाम सारी नोटिसें जिला प्रशासन देता रहता है कि आप ये नहीं लिख सकते, आप ये नहीं कर सकते हैं, और फेसबुक और जो सोशल मीडिया के तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके भी मालिकान या आपके उनकी कंपनियां भी आपके विपक्ष को रोकने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो तो चुनाव आपके भारतीय जनता पार्टी में लड़ने में दम नहीं है, लेकिन ईडी लड़ रही है, सीबीआई लड़ रही है, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लड़ रहा है और आपके चुनाव आयोग ये चुनाव लड़ रहा है, और उसके बाद भी अगर ये स्थिति आपकी इनकी दर्दनाक हो रही है तो निश्चित मानिए कि आप ये जनता के अंदर इनके प्रति कितना अविश्वास है और आक्रोश है। धन्यवाद। धन्यवाद सुमन जी। निश्चित रूप से सरकार जिस तरह से दुरुपयोग करके चुनाव लड़ रही है यह इनकी हताशा बताता है। हमारे साथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आनंद प्रकाश जी तिवारी, वे मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र बनारस से हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, रोजाना बहुजन संवाद पे अपने तरीके से कार्यक्रम का संचालन करते हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से देखते हैं 102 सीटों पर वोटिंग हो गई है, करीब 125 सीटों पर 26 तारीख को वोट डलेंगे और आधी सीटों पर लगभग मतदान हो जाएगा, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं तिवारी जी? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महेश कटारे साहब की बात अधूरी रह गई थी, खैर हमारी बात के बाद वो अपनी बात पूरी कर लेंगे। इतना तो है कि पूरे देश के पैमाने पर हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से अंधेरगर्दी मची हुई है, अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया, नागालैंड का जिक्र किया, मणिपुर का जिक्र किया, और पूरे देश के ये तमाम भागों में ऐसी है और खास करके पूर्वोत्तर भारत में तो बिल्कुल अंधेरगर्दी मची हुई है। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निराशाजनक स्थिति थी और भाजपा यहाँ से बहुत ज्यादा आसान्वित थी। गुजरात की बात अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से आसान्वित थी, लेकिन गुजरात में भी उन्होंने जिस तरीके से हरकत तक कंधा अख्तियार करना शुरू कर दिया सूरत में, ऐसे पूरे देश के पैमाने पर करेंगे। और उम्मीद तो ये की जाती है या आशंका तो ये दर्शाई जा रही है और बार बार भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भी इस बार निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, जबकि हम यहाँ देख रहे हैं अपने खासकर पूर्वांचल की ही सारी सीटें अगर हम उठा करके देखें, भदोही उठा करके देखें, तृणमूल कांग्रेस एकमात्र वहां लड़ रही है और उससे भाजपा के जीतने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तृणमूल कांग्रेस डंके की चोट पर वहां जीत रही है। अपनी चंदौली की वही स्थिति है, अपने आजमगढ़ की वही स्थिति है, अपने जौनपुर की वही स्थिति है, अपने देवरिया की वही स्थिति है, अपने सलेमपुर की वही स्थिति है, और अभी बाराबंकी की भी बात करें चित्रेन साहब, गाजीपुर में जहां हम शुरुआत से ही हम एक अपनी बढ़त बनाए हुए थे और उसका आतंक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर छाया हुआ है, लेकिन वहां पर भी ये लोग अपनी हरकत से बाहर नहीं आ रहे हैं। अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे इसका संशय आज तक बरकरार है और हमको लगता है कि अंत तक बरकरार रहेगा। हो सकता है वहां पर हमें अपना कैंडिडेट बदलना पड़े, लेकिन उसका कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जिक्र करना चाहेंगे बनारस का, खास करके बनारस में मोदी जी को लड़ना है और बनारस की सीट कांग्रेस को दे दी गई है। अपने समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन वो सीट
कांग्रेस ने दे दी गई। और कांग्रेस में भी उसी बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति को कांग्रेस ने अपना यहाँ उम्मीदवार बनाया है, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है। लेकिन अभी तक यहाँ का कोई हलचल दिखाई नहीं पड़ रहा है, चुनावी गतिविधि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ रही है, जिससे बार बार आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल है या हमारी तरफ से अपनी रणनीति कोई है। खैर ये यहाँ के अपना सारे लोग जो भी संवेदनशील लोग हैं वो उस पर लगे हुए हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर एक कैंडिडेट घोषित किया था अतल जमाल लारी को, लेकिन अब न जाने किन परिस्थिति में अतल जमाल लारी एक बेहतर कैंडिडेट हो सकता था, लेकिन उसका टिकट फिर काट करके एक सामान्य से कार्यकर्ता को एक मंजूर कार्यकर्ता को सामान्य से कार्यकर्ता को दे दिया गया। तो निश्चित रूप से यहाँ तो स्पष्ट है कि यहाँ लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की ही होगी। अब वो इंडिया के अपने अजय जी इसमें पूरे प्रदेश भर का चुनाव निपटा रहे हैं, तो यहाँ वो भी उतना समय नहीं दे पा रहे, और कांग्रेस पार्टी भी और इंडिया गठबंधन के लोग जिस तरीके से इसे और हम हमारे साथ ही अपने चुनाव का संचालन कर रहे हैं, जैसे साफ तौर पर भदोही में देखा जा सकता है, अपने चंदौली में देखा जा सकता है, या और जगहों में देखा, उस तरीके की हरकत यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। तो इन सारी चीजों के और मोदी जी जिस तरीके से उनका रोना अपना दिखाई पड़ रहा है और अनाप शनाप वक्तव्य दे रहे हैं, और आज की तारीख में भी मोदी जी को तमाम चौराहों के तमाम खंभों पर आप उनको लटके हुए आप देख सकते हैं दांत उनका दिखाई पड़ रहा है। और तो क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? और मोदी जी जो घूम करके देश के पैमाने पर, सबकी बात तो अलग है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री का ये प्रोटोकॉल लेकर के घूम रहे हैं, तो और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो लोग कैसे प्रचार करते थे, पार्टी का प्रचार करते थे, तो उनका खर्चा कहाँ जाता था? तो इन सारी चीजों को आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? हम सारे लोग बार बार चुनाव आयोग को वो संज्ञान लेने के कह रहे हैं, अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कहीं से कोई हरकत में नहीं आ रहा है, जबकि बहुत ही संज्ञेय तरीके से चुनाव आयोग की अवहेलना की जा रही है, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि ये महेश कटारिया साहब भी अपनी बात पूरी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। महेश वर्मा जी का नेटवर्क कट गया था, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कर लें। डॉक्टर महेश वर्मा जी, माइक आपका बंद है शायद। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, तो मैं बिल्कुल बता रहा था कि जो बांसवाड़ा लोकसभा है उसमें कांग्रेस ने जहां इंडिया गठबंधन के तहत राजकुमार रोत को उतारा है, और भाजपा में महेंद्र सिंह मालवीय जो कांग्रेस के पहले पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले भाजपा उठाती रही विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के पहले, कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन वो अंतर्गत वो भाजपा में चले गए और वहां से उन्होंने टिकट पा लिया। अच्छे कद्दावर नेता है, लेकिन वहां पर एक बड़ी शक्ति जो पूर्व के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में निकल कर आई, जो जहां गुजरात से निकल कर आई, आदिवासी ट्राइबल पार्टी, लेकिन इस बार बाप पार्टी, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई राजस्थान में, और वहां से राजकुमार रोत वो है यहाँ अपने लोकसभा की उम्मीदवारी कर रहे हैं। और मेरी वहां से लगातार, क्योंकि मेरी जो पीएचडी है मीडिया में, मेरी मोहनलाल सुगाड़िया यूनिवर्सिटी से मैंने मीडिया में पीएचडी करी, तो उस इलाके में मैं घुमा हूं और वहां रिपोर्टिंग भी की है। वहां जो तकरीबन 70% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, और इस बार वहां का जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो आदिवासी है वह अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान के लिए राजकुमार रोत जो इंडिया गठबंधन के तहत उतारे गए हैं उन्हें ही वोट कास्ट करेगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने कांग्रेस उस समय गफलत में थी, कांग्रेस ने अपना एक उम्मीदवार उतारा, बाद में उनका नाम वापस लेने के लिए कहा कि अपना नाम वापस ले लीजिए, उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। यानी कि इस समय कांग्रेस, बीजेपी और
राजकुमार रोज जो बाप पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जो मुकाबला, बड़ा मुकाबला इस समय बीजेपी और राजकुमार रोज यानी कि भारत ट्राइबल पार्टी के बीच में है। तो राजस्थान में जो 12 सीटें हुई, इसमें मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस इस बार अपना खाता खोलेगी और अच्छा खासा खाता खोलेगी। तकरीबन 12 सीटों में 5 से 7 सीटें कांग्रेस इस बार अपने इजाफा करने जा रही है कि 2014 और 19 में जहां शून्य की स्थिति थी, इस बार कांग्रेस का जो वोट पड़ा है कांग्रेस को, वही संविधान, आरक्षण और जो धर्म और जाति उन्माद तमाम मुद्दों पर इस बार वोटरों ने अपनी साइलेंट होकर अपना वोट किया है। और 26 तारीख को जो दूसरा चरण है राजस्थान में, इस बार ये भी रोचक है क्योंकि 26 तारीख को जो 13 लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत जालोर से वह अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात है कि गहलोत जोधपुर से आते हैं और जोधपुर जालोर बाड़मेर ये पूरा जो मारवाड़ क्षेत्र है इसमें गहलोत की अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वैभव गहलोत जब पूर्व में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं जोधपुर से, क्या इस बार वैभव गहलोत अपनी स्थिति को बचा पाएंगे या नहीं? क्योंकि वैभव गहलोत का जो चेहरा है वो अभी राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा सक्रिय राजनेता वो नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने पिता की छत्र छाया में ही बने हुए हैं। तो राजस्थान में स्थिति, फिलहाल की स्थिति कांग्रेस के लिए उम्मीदों भरी हो सकती है। जी धन्यवाद महेश जी। जी सर। कांग्रेस राजस्थान में उम्मीदें कांग्रेस की बनी हुई है। बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही देश भर में उम्मीद बनी हुई है। जो तमिलनाडु की 39 सीटों पर इस बार मतदान हुआ है पहले चरण में, उसमें भी जो रिपोर्टें आ रही है उससे यही लगता है, उससे यही साबित होता है कि कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की स्थिति पूरे देश भर में सही है, अच्छी है। और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कारनामे किए हैं, चाहे नोटबंदी का रहा हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का रहा हो, चाहे जो वादे किए उनको पूरे नहीं किए, इन सब का असर लोगों में है, चर्चा में है और इसी का निश्चित रूप से आने वाले नतीजों में पड़ेगा। यदि ईवीएम जैसा दुरुपयोग नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम